आज है बुक अग्नि की उड़ान का एपिसोड 6। तो चलिए शुरू करते हैं। सृजन का 5वां। थुम्बा के अपने लगातार होने वाले दौरों के दौरान प्रोफेसर साराभाई पूरी टीम के साथ बैठकर कामकाज की खुली समीक्षा करते हैं। उन्होंने कभी भी निर्देश नहीं दिए, बल्कि विचारों के मुक्त आदान प्रदान के माध्यम से वह हमें ऐसे नए रास्ते दिखाते थे जिनसे प्रायः हम अप्रत्याशित हल खोज लेते थे। शायद उनको यह पता होता था कि हालांकि एक लक्ष्य विशेष को लेकर वह सुनिश्चित हो सकते हैं और उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त निर्देश भी दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी टीम के सदस्य उस एक लक्ष्य को लेकर काम करने का विरोध कर दे, जिसका कि उनके लिए कोई अर्थ नहीं निकलता। उन्होंने किसी भी समस्या पर सामूहिक समझ बनाकर ही उसका हल निकालने का रास्ता अपनाया था, जो कि एक प्रभावशाली नेतृत्व की विशेषता होती है। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, देखो, मेरा काम फैसले लेना ही नहीं है, बल्कि यह देखना कि उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या यह फैसले मेरी टीम की सदस्य को स्वीकार है। प्रोफेसर साराभाई ने बहुत सारे फैसले लिए थे जो आगे चलकर कई लोगों के जीवन के मिशन बने। हम खुद अपने रॉकेट बना सके, हम अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV और अपने उपग्रह बना सके। यह सब एक एक करके नहीं, बल्कि साथ साथ हुआ, एक बहुआयामी तरीके से। साउंडिंग रॉकेटों के लिए पेलोडों के विकास में एक निश्चित पेलोड प्राप्त कर फिर उसे रॉकेट में लगाने के बजाय हमें विभिन्न संगठनों तथा अलग अलग जगह पर काम कर रहे पेलोड वैज्ञानिक से इस पर विचार विमर्श किया। मैं आज भी कह सकता हूं कि साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम की सबसे ठोस उपलब्धि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी आपसी विश्वास कायम करना और उसे बनाए रखना ही रही। प्रोफेसर साराभाई ने मुझे पेलोड वैज्ञानिक की मदद करने का जिम्मा सौंपा। उस समय भारत की ज्यादातर प्रयोगशालाएं साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम में जुटी हुई थी। हर एक का अपना मिशन था, अपने लक्ष्य थे, अपने पेलोड थे। इन पेलोडों को रॉकेटों में इस तरह लगाए जाने की जरूरत थी ताकि वे उड़ान के कठिन परिस्थितियों में भी सुचारू रूप से काम कर सकें। तारों के अध्ययन के लिए एक्स-रे पेलोड्स लगाए थे। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में गैसों के संगठन का विश्लेषण करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी मास स्पेक्ट्रोमीटर युक्त पेलोड्स लगाए गए। वायुमंडल की परिस्थितियां, उसकी दिशा एवं गति जानने के लिए सोडियम पेलोड्स का इस्तेमाल किया गया। मैं सिर्फ TIFR राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला NPL और भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के वैज्ञानिकों के साथ ही नहीं, बल्कि अमेरिका, सोवियत, रूस, फ्रांस, जर्मनी और जापान के पेलोड वैज्ञानिकों के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए थे। मैं प्रायः खलील जिब्रान को पढ़ा है। उनकी बातें मुझे बुद्धितापूर्ण लगी है। बिना असने के बनाया गया भोजन उस अन्न के समान है जिसे व्यक्ति खा तो लेता है, लेकिन वह भोजन उसकी आधी भूख ही शांत कर पाता है। जो लोग किसी काम को दिल लगाकर नहीं करते, बल्कि बेमन से करते हैं, उन्हें फिर आधी अधूरी सफलता ही मिलती है। इसमें उन्हें अप्रसन्नता घर करने लगती है। अगर आप एक लेखक हैं जो एक वकील या डॉक्टर बनना चाहता था, तो ऐसे में आपका लेखक पाठकों को कुछ देगा तो सही, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं कर पाएगा। अगर आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षक कम और व्यवसायी ज़्यादा है, तो आप छात्रों की आधी ज़रूरत ही पूरा कर पाएंगे। यदि आप ऐसे वैज्ञानिक हैं जिसे विज्ञान से लगाव नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप काम तो संतोषजनक कर लेंगे, लेकिन आपका मिशन पूरा नहीं हो सकेगा। कड़ी मेहनत करते रहने के बाद भी अपेक्षित विमान नहीं मिलने पर व्यक्तिगत अप्रसन्नता और असफलता कोई नई बात नहीं है।
लेकिन प्रोफेसर ओदा एवं सुधाकर जैसे इसके अपवाद भी हैं, जिन्होंने अपने विशिष्ट गुणों, व्यक्तित्व, अंतःप्रेरणा और शायद हृदय के भीतर अपने साकार करने की इच्छा से ही अपने काम को जी-जान से पूरा किया। वे अपना काम से भावनात्मक रूप से इस कदर जाते थे कि जुड़ जाते थे कि सफलता की उनकी कोशिशों में ज़रा भी कमी उन्हें व्यथित कर देती थी। प्रोफेसर ओदा जापान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड एरोनॉटिकल साइंसेज ISAS के एक एक्स-रे पेलोड वैज्ञानिक थे। मैं उन्हें छोटी कदकाठी पर विशाल व्यक्तित्व वाले उस शख्स के रूप में याद करता हूँ, जिसकी आँखों में बौद्धिकता झलकती थी। कार्य के प्रति उनका जो समर्पण था, वो एक आदर्श उपस्थित करता है। ISAS से उनके द्वारा लाए गए एक्स-रे पेलोडों और प्रोफेसर UR राव द्वारा बनाए गए पेलोडों को मेरी टीम रोहिणी रॉकेट के अग्रभाग में लगाती। 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट के अग्रभाग को उच्च ताप के विस्फोटक से अलग कर दिया जाता था। यह विस्फोट एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर से किया जाता है। इन एक्स-रे पेलोडों के तारों से उत्सर्जित होने वाले विकिरण के बारे में आवश्यक जानकारियां हासिल करनी थी। प्रोफेसर ओदा एवं प्रोफेसर राव में प्रतिभा और समर्पण एक दूसरे से अद्वितीय मेल खाते थे। ऐसा प्रायः मुश्किल से ही देखने में आता है। एक दिन जब मैं अपने टाइमर डिवाइस के साथ रॉकेट में प्रोफेसर ओदा के पेलोड को लगा रहा था, तभी प्रोफेसर ओदा ने मुझे वे टाइमर लगाने पर जोर दिया, जो कि वे जापान से लेकर आए थे। मुझे वे टाइमर हल्के किस्म के लगे, लेकिन प्रोफेसर ओदा अपनी इस बात पर दृढ़ थे कि भारत में तैयार किए गए टाइमरों की जगह जापान में बने टाइमर के लगने चाहिए। मैंने उनका सुझाव मान लिया और टाइमरों को बदल दिया। इसके बाद रॉकेट छोड़ दिया गया और अपेक्षित ऊंचाई पर पहुंची। लेकिन दूरमापीय संकेत से पता चला कि टाइमर में गड़बड़ी आ जाने की वजह से मिशन सफल नहीं हुआ। इस असफलता से प्रोफेसर ओदा बहुत ही विचलित हुए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी इस भावनात्मक प्रतिक्रिया ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अपने कार्य में उनका दिल और आत्मा पूरी तरह समाये रहती थी। पेलोड प्रिपरेशन लेबोरेटरी में सुधाकर मेरे सहकर्मी थे। प्रक्षेपण के पूर्व हम सोडियम और थर्माइड मिश्रण को भर रहे थे तथा दबाव उत्पन्न कर रहे थे। थुम्बा में उस दिन गर्मी एवं उमस थी। ऐसी छठी प्रक्रिया के बाद सुधाकर और मैं पेलोड रूम में यह पुष्टि करने के लिए गए कि क्या सोडियम एवं थर्माइड का मिश्रण पूरी तरह भरा जा चुका है या नहीं। तभी अचानक सुधाकर के माथे से पसीने की एक बूंद सोडियम पर गिर गई और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, एक भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कमरा दिल तक हिल गया। कुछ क्षण तो मैं यह नहीं समझ पाया कि क्या किया जाए। आग फैलती जा रही थी और इस सोडियम आग को पानी से बुझाया नहीं जा सकता था। इस संकटपूर्ण परिस्थिति में सुधाकर ने धैर्य नहीं खोया और सूझबूझ से काम लिया। उसने अपने हाथों से कांच की खिड़की तोड़ दी और खुद बाहर कूदने के पहले मुझे वहां से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। उसके जख्मी हाथों को छूते हुए मैं कृतज्ञता व्यक्त की। दर्द के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। इसके बाद उसे कई हफ्ते तक अस्पताल में रहना पड़ा, जहां उसके जले घावों को इलाज हो रहा था। TERLS में मैं रॉकेट तैयार करने संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ था। इसमें पेलोड जोड़ने, परीक्षण एवं उनकी जांच, उपप्रणालियां तैयार करने और रॉकेट के अगले हिस्सों से संबंधित कार्य भी थे। इस प्रकार अब अग्रभाग से जुड़े काम करते-करते मैं मिश्रित धातु के क्षेत्र में काम करने लगा था। यह जानना दिलचस्प होगा कि देश के विभिन्न भागों में हुई पुरातत्व खुदाई में जो धनुष मिले, उससे यह रहस्योद्घाटन हुआ होता है कि भारत के लोग लकड़ी, सींग आदि से बनाए सम्मिश्रित धनुष इस्तेमाल करते थे।
मध्यकालीन यूरोप में जब इनका प्रचलन था, इ उससे भी कम से कम 500 साल पहले भारत में ये इस्तेमाल किए जाते थे। सींग से बने धनुष तो 11वीं सदी में प्रयोग में लाए जाते थे। इस सम्मिश्रण का बहुविज्ञता इस अर्थ में है कि इसके संरचनात्मक, तापीय, विद्युतीय, रासायनिक और यांत्रिक गुणों ने मुझे काफ़ी आकर्षित किया। मनुष्य द्वारा बनाए गए इन पदार्थों के बारे में मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती थी कि मैं एक रात में सब कुछ जान लेना चाहता था। मैं इन विषयों में संबंधित हर चीज़ जो भी नज़र आती थी, अभी भी पढ़ता रहता हूँ। विशेष रूप से मैं काँच एवं कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक एफआरपी के यौगिक में ज़्यादा रुचि लेता था। एफआरपी सम्मिश्रण अकार्बनिक तंतुओं का एक ऐसा बुना हुआ जाल होता है जिसमें तंतु आपस में एक दूसरे से मजबूत से गूंथे हुए होते हैं, जिन्हें रासायनिक पदार्थों का मिश्रण अपना मात्रानुसार आयतन एवं आकार प्रदान करता है। फरवरी 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी टीईआरएलएस को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान समुदाय को समर्पित करने के लिए थुम्बा आई। इस अवसर पर उन्होंने हमारी प्रयोगशाला में देश की पहली फिलामेंट वाइंडिंग मशीन चालू की। इससे मेरी टीम को बहुत ही संतोष हुआ। मेरी टीम में जो साथी थे उनमें सी.आर. सत्या, पी.एन. सुब्रमण्यम और एम.एन. सत्यनारायण थे। हमने गैर चुंबकीय पेलोड ढांचे के लिए उच्च शक्ति के कांच के परत वाले आवरण को तैयार किया था और उन्हें 2 चरणों में साउंडिंग रॉकेटों के साथ उड़ाया था। धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से थुम्बा में 2 भारतीय रॉकेट तैयार किए गए थे। इन्हें हमारे पौराणिक पात्र रोहिणी और मेनका के आधार पर नाम दिया गया। भारतीय पेलोड उपग्रहों को फ्रांस के रॉकेटों से छोड़े जाने की अब और आवश्यकता नहीं रह गई थी। लेकिन क्या ऐसा उस विश्वास के माहौल पर प्रतिबद्धता के बिना संभव हो सकता था, जो प्रोफेसर साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के लोगों के भीतर पैदा की थी? उन्होंने हर व्यक्ति के ज्ञान और कुशलता का उपयोग किया था। समस्याओं के हल ढूंढने में भी उन्होंने हर व्यक्ति की प्रत्यक्ष एवं सीधी भागीदारी बनाई थी। इस प्रकार टीम के हर सदस्य की हिस्सेदारी से ही कोई व्यक्ति समस्या बहुत ही मायने और उचित ढंग से हल हो जाती थी और आने वाले परिणाम में पूरी टीम का विश्वास कायम होता था। प्रोफेसर साराभाई ने वास्तव में कभी भी अपने असंतोष छिपाने की कोशिश नहीं की। वह हमसे बहुत ही सच्चाई से तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से बातें किया करते थे। कई बार मैंने पाया कि वह चीज़ों को उनकी वास्तविकता की तुलना में कहीं ज़्यादा सकारात्मक रूप से देखते थे। जब हम लोग ड्राइंग बोर्ड पर काम कर रहे होते तो तकनीकी समझौतों के लिए वह विकसित देश के किसी व्यक्ति को ले आते। हमारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हम में से हर एक के समक्ष चुनौती पैदा करने का उनका यह विलक्षण तरीका था। इसके साथ ही अगर हम निश्चित लक्ष्य को हासिल पाने में असफल रहते तब भी हम करते, चाहे हमने जैसा भी काम किया हो। जब कभी वह यह पाते कि हम में से कोई ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है जो उसकी क्षमता से बाहर है या उसे वह पूरी कुशलता से नहीं कर सकता है, तो ऐसे में प्रोफेसर साराभाई काम को इस तरह से बांटते कि ज़्यादा दबाव न हो और वह बढ़िया तरीके से पूरा हो जाए। 20 नवंबर 1967 को जब टीईआरएलएस से पहला रोहिणी 75 रॉकेट छोड़ा गया था, तब हम में से हर एक उनके स्वयं के ढांचे से ढल चुका था। स्वयं के सांचे में ढल चुका था। अगले साल के शुरू में प्रोफेसर साराभाई ने मुझे तत्काल मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। मैं प्रोफेसर साराभाई के काम करने के तरीके से भली-भांति परिचित था। वह उत्साह और आशाओं से हमेशा सराबोर रहते थे।
ऐसी स्थिति में अचानक प्रेरणा उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। दिल्ली पहुंचते ही मैंने प्रोफेसर साराभाई के सचिव से मुलाकात के लिए समय मांगा। मुझे तड़के 3:30 बजे अशोक होटल में उनसे मिलने का समय मिला। दिल्ली मेरे लिए थोड़ी अपरिचित जगह थी और मेरे जैसे व्यक्ति को यहाँ की जलवायु भी रास नहीं आती थी। रात को खाना खाने में मैं होटल की लॉबी में उनकी प्रतीक्षा करने लगा। मैं हमेशा से एक धार्मिक व्यक्ति रहा हूँ तथा मेरा मानना रहा है कि ईश्वर के साथ हर काम में मेरी सहभागिता है। मुझे मालूम था कि जितनी योग्यता मेरे पास है अच्छा काम करने के लिए, उससे और ज़्यादा योग्यता होना ज़रूरी है। इसलिए मुझे मदद की आवश्यकता है और वह सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है। मैंने खुद अपनी योग्यता का सही अनुमान लगाया, इसे 50% तक बढ़ा दिया। फिर मैं अपने ईश्वर के हाथों में सौंप देता था। इस भागीदारी में मुझे वह सारी शक्ति मिली है जिसकी मुझे ज़रूरत थी और वास्तव में आज भी महसूस करता हूँ कि वह शक्ति मुझ में बह रही है। आज मैं ये पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि इसी शक्ति के रूप में ईश्वर आपके भीतर है। इस शक्ति से आप अपने उद्देश्यों का हासिल कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अनुभव के कई विभिन्न प्रकार और स्तर हैं जो इस आंतरिक शक्ति की क्रिया को जटिल बना देते हैं। जब कभी हम उसके साथ अपना संबंध कायम कर रहे होते हैं तो हम अपने को अंतर्दृष्टि एवं बुद्धिमत्ता से भरा पाते हैं। यह किसी दूसरे व्यक्ति से आ सकती है, एक शब्द, एक प्रश्न और यहाँ तक कि एक दृष्टि से भी मिल जाती है। कई बार यह किसी पुस्तक के माध्यम से, बातचीत से, किसी कविता की पंक्ति से और किसी चित्र के एक हिस्से से भी प्राप्त कर लेते हैं। एक हल्की सी चेतावनी के बिना ही आपके जीवन में कोई भी नई शुरुआत हो सकती है और कोई फैसला हो जाता है। एक ऐसा फैसला जिसके बारे में आपको पता नहीं चल पाता है। मैं हो मैं होटल की भव्य लॉबी को देखता रहा। पास ही सोफे पर कोई एक किताब छोड़ गया था। विचारों की गर्माहट से उस ठंडी रात के कुछ घंटे काटने थे। मैंने किताब उठा ली और पन्ने पर उलटने लगा। मैंने उस किताब के कुछ ही पन्ने पलटे होंगे जिनके बारे में मुझे अब कुछ-कुछ याद है। वो व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित एक लोकप्रिय पुस्तक थी। मैंने वह किताब पढ़ी नहीं थी, सिर्फ पन्ने पलटे थे और कुछ हिस्सों में निगाह डालता गया था। अचानक किताब के एक अंश में मेरी निगाह पड़ी। इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक उद्धरण प्रस्तुत किया गया था। इस उद्धरण का सार यह था कि सभी बुद्धिमान मनुष्य अपने को दुनिया के अनुरूप ढाल लेते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को अपने अनुरूप बनाने में लगे रहते हैं। दुनिया में सारी तरह की इन दूसरे तरह के लोगों पर ही निर्भर होती है, जो हमेशा कुछ नया कर परिवर्तन लाने में लगे रहते हैं। मैंने बर्नार्ड शॉ के इस हिस्से से आगे किताब पढ़नी शुरू की। लेखक ने इस किताब में उद्योग एवं व्यापार में नए परिवर्तन लाने की प्रक्रिया एवं अवधारणा के लेकर चारों ओर बनी हुई कुछ काल्पनिक बातों का वर्णन किया था। मैंने सामरिक योजना से संबंधित कल्पनाओं के बारे में पढ़ा। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि व्यावहारिक एवं ठोस सामरिक तथा तकनीकी योजना ऐसे परिणामों की संभावना बढ़ाती है जिन्हें लेकर कोई आश्चर्य नहीं होता है और वे अप्रत्याशित भी नहीं लगते हैं। लेखक की राय यह थी कि किसी भी परियोजना प्रबंधन को अनिश्चितता एवं अस्पष्टता के साथ जीना आना जरूरी है। लेखक का मानना था कि गणना करने की क्षमता ही सफलता की कुंजी है। यह एक परिकल्पना है। दूसरी ओर जनरल जॉर्ज पैटर्न का भी एक उदाहरण इस कल्पना के सुसंगत रूप में इस प्रकार है, किसी भी अच्छी योजना को तुरंत ही असरदार तरीके से लागू कर देना ज़्यादा अच्छा है।
बजाय इसके कि कोई अच्छी योजना अगले हफ्ते लागू की जाए। यह एक ऐसी कल्पना है कि बड़ी जीत के लिए हर एक को आशावादी होना चाहिए। होटल के लॉबी में रात की 1 बज रहा था। अभी मुझे प्रोफेसर साराभाई की मुलाकात करने के लिए 2 घंटे और प्रतीक्षा करनी थी। मुलाकात का यह समय न तो मेरे लिए, न ही प्रोफेसर साराभाई के लिए उपयुक्त लग रहा था। लेकिन तब प्रोफेसर साराभाई हमेशा अपने गुणों में एकदम स्वच्छंद नज़र आते थे। वे देश का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम चला रहे थे। हालाँकि काम करने वाले स्टाफ की कमी थी और काम काफ़ी ज़्यादा था। फिर भी वे सफलतापूर्वक तरीके से काम किए जा रहे थे। अचानक मेरे सामने वाले सोफे पर दूसरा व्यक्ति आकर बैठ गया। वह एक हट्टा-कट्टा और बुद्धिमान व्यक्ति दिख रहा था। मेरे से ठीक उल्टा उस व्यक्ति ने बहुत ही सलीके से कपड़े पहने हुए थे। आधी रात का वक़्त होते हुए भी वह शख्स बहुत ही चौकन्ना और फुर्तीला नज़र आ रहा था। उस व्यक्ति के चुंबकत्व जैसे आकर्षण ने मेरे भीतर उमड़ रहे विचारों की रेलगाड़ी पटरी उतार दिया था। मैं दोबारा किताब पढ़ना शुरू करता। इससे पहले मुझे सूचना मिली कि प्रोफेसर साराभाई मुझसे मिलने के लिए तैयार हैं। मैंने उस किताब के पास में पड़े उसी सोफ़े पर रख दिया, जहाँ से उसे मैंने उठाया था। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जो व्यक्ति मेरे सामने सोफ़े पर बैठा था, उसे भी अंदर आने को कहा गया था। यह है कौन? मेरे इस सवाल का जवाब जल्दी ही मुझे मिल गया। हम बैठ पाते उससे पहले ही प्रोफेसर साराभाई ने हमारे एक-दूसरे के परिचय कराया। वह शख्स वायुसेना मुख्यालय से आए कैप्टन बीएस नारायण थे। ग्रुप कैप्टन बीएस नारायण। प्रोफेसर साराभाई ने हम दोनों के लिए कॉफ़ी मंगाई और सैनिक विमान के लिए रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम राटो विकसित करने के अपनी योजना के बारे में बताया। यह राटो प्रणाली हिमालय क्षेत्र में छोटे रनवे से विमानों को उड़ान भरने में सहायता करने को लेकर थी। जो कुछ किया जाना था, उसे लेकर संक्षिप्त सी बात हुई और हमें काफ़ी कॉफ़ी दी गई। जैसे ही हमने कॉफ़ी खत्म की, प्रोफेसर साराभाई खड़े हुए और हमसे दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित तिलपत रेंज ले चलने को कहा। जब हम होटल के लॉबी से गुजर रहे थे, तभी मैंने उस सोफ़े पर नज़र डाली जहाँ मैंने उस किताब को छोड़ दिया था, लेकिन अब वह किताब उस जगह नहीं थी। तिलपत रेंज का करीब घंटे भर का रास्ता था। प्रोफेसर साराभाई हमें रूसी राटो मोटर दिखाई। उन्होंने हमसे पूछा, अगर मैं आपको रूस से इस प्रणाली की मोटरें ला दूँ, तो क्या आप 18 महीने में इसे अपने यहाँ तैयार कर सकते हैं? मैंने और ग्रुप कैप्टन बीएस नारायण ने साथ ही कहा, हाँ, कर सकते हैं। मुस्कुराहट के साथ ही प्रोफेसर साराभाई का चेहरा चमक रहा था। हमें वापस होटल अशोक छोड़ने के बाद प्रोफेसर साराभाई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर गए। वहाँ प्रधानमंत्री के साथ नाश्ते पर उनकी बैठक होनी थी। शाम तक इस परियोजना के सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी गई कि भारत सैनिक विमानों को उड़ान भरने के लिए एक नई स्वदेशी तकनीक विकसित करने जा रहा है। मेरी खुशी की सीमा नहीं थी और मैं उत्साह से सराबोर था। तभी मुझे 19वीं सदी की एक कवि की पंक्तियाँ याद आई। हर दिन जियो जिया ले, जैसा जीवन अपना पाओ। जब मसूल हो मारो, जब ओखल हो चोटें खाओ। सैनिक विमानों को उड़ान भरने के लिए अतिरिक्त बल देने का उद्देश्य से उन पर राटो मोटरें लगा दी जाती है, जिससे विमान विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों में भी उड़ान भर पाने में सक्षम होता है। विपरीत परिस्थितियाँ इस प्रकार की है: बमबारी से हवाई पट्टी खराब हो जाना, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बने वायुसेना क्षेत्र, निर्धारित क्षमता से ज़्यादा भार उठाना या बहुत ही ज़्यादा तापमान होना आदि। भारतीय वायुसेना को अपने S-22 और HF-24 विमानों के लिए बड़ी संख्या में राटो मोटरों की सख्त ज़रूरत थी।
तिलपत रेंज में हमें जो रूसी राटो मोटर दिखाई गई थी, वह 3000 किलोग्राम भार की वस्तु को 24,500 किलोग्राम प्रति सेकंड के वेग से उठा सकती थी। 220 किलोग्राम भार को यह राटो मोटर दोहरे प्रणोदन आधार वाली थी। स्वदेशी राटो मोटर के विकास का काम स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में होता था और इस काम में डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, HAL, DTD एंड पी एयर तथा वायुसेना मुख्यालय को हमारी मदद करनी थी। उपलब्ध विकल्पों के विस्तृत विश्लेषण के बाद मैंने फाइबर ग्लास मोटर का विकल्प चुना। हमने इस मोटर में ईंधन के रूप में कंपोजिट प्रोपेलेंट के इस्तेमाल का फैसला किया था ताकि इसे पूर्ण रूप से तथा लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। मैंने इसमें अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पटल भी लगाने का फैसला किया ताकि अगर दवा कक्ष में यदि किसी कारणवश दबाव बहुत ज़्यादा भी हो जाए तब भी दवा कक्ष फटे नहीं और मोटर में कोई गड़बड़ी ना आए। राटो पर काम करते हुए 2 महत्वपूर्ण बातें और हुई। एक तो यह कि देश के अंतरिक्ष अनुसंधान के 1 दशक के कामकाज पर प्रोफेसर साराभाई द्वारा तैयार की गई रूपरेखा जारी की गई। यह शीर्ष व्यक्ति द्वारा अपनी टीम के लिए बनाई गई कोई कार्य योजना नहीं थी, बल्कि इसे जारी करने का उद्देश्य तो खुली बहस कराना था, ताकि बाद में इसे एक कार्यक्रम के रूप में बदला जा सके। असल में मैंने पाया कि ऐसे व्यक्ति का रोमानी घोषणा पत्र था जो पूरी तरह अपने देश के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में डूबा हुआ था। ये योजना मुख्यतः उन्हीं विचारों के इर्द-गिर्द केंद्रित थी, जो शुरू में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के समक्ष आए थे। इनमें टेलीविज़न और शिक्षा के विकास, मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोग तथा प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए दूरसंवेदी के उपग्रहों के इस्तेमाल की योजना भी शामिल थी। इसके अलावा उपग्रह प्रक्षेपण यानों के विकास और उनके छोड़े जाने की योजनाएं भी इस प्रारंभिक योजना में थी। शुरू के वर्षों में जो सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला था, उसे इस योजना के ज़्यादा महत्व दिया गया था। साथ ही इस योजना में आत्मनिर्भर होने एवं स्वदेशी तकनीकियाँ विकसित करने पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इसमें हल्के उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए SLV की बात की गई थी। इसके अलावा भारतीय उपग्रहों के विकास एवं अंतरिक्ष यानों की उपप्रणालियाँ जैसे बूस्टर मोटर, मोमेंटम व्हील और सौर ऊर्जा पैनल लगाने के तरीकों पर भी विस्तार से ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त गैर अंतरिक्ष उपयोग से संबंधित टेक्नोलॉजी के विकास का भी वायदा किया गया था। कुल मिलाकर एक इस प्रकार का सपने का ढांचा तैयार किया गया था जो इंजीनियरिंग एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में शोध तथा विकास को पूरी तरह बढ़ावा दे। प्रोफेसर साराभाई द्वारा जारी योजना का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि रक्षा मंत्रालय में एक मिसाइल पैनल बन गया। इस पैनल ने मुझे एवं नारायणन को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अपने ही देश में मिसाइलें बनाने का विचार बहुत ही रोमांचकारी एवं उत्साहवर्धक था और फिर हमने विकसित देशों की मिसाइलों के बारे में अध्ययन किया। टैक्टिकल मिसाइलें और स्ट्रेटेजिक मिसाइल में एक बहुत साफ फ़र्क है। आम तौर पर स्ट्रेटेजिक का मतलब यह समझा जाता है कि मिसाइलें हज़ारों किलोमीटर उड़ेगी। हालांकि युद्ध में यह मिसाइल प्रक्षेपक से दूरी के बजाय लक्ष्य का प्रकार प्रदर्शित करती है। स्ट्रेटेजिक मिसाइलें वे हैं जो दुश्मन के केंद्रीय भूभाग पर स्थित ठिकानों पर हमला करती है, यानी दुश्मन के शहरों को निशाना बनाती है। जबकि टैक्टिकल मिसाइलें वे हैं जो युद्ध को प्रभावित करती है। ये युद्ध जमीन, आकाश, पानी अथवा तीनों जगह हो सकता है। लेकिन अमेरिकी वायुसेना के टॉमहॉक मिसाइलों के टैक्टिकल मिसाइल का भूमिका में प्रयोग में आने के बाद यह वर्गीकरण अब निरर्थक सा हो गया था।
जमीन से ही छोड़ी जाने वाली टॉमहॉक मिसाइलों की क्षमता 3000 किलोमीटर की है। हालांकि उन दिनों स्ट्रेटेजिक मिसाइल मध्यम दूरी तक मार करने की क्षमता रखने वाली बैलिस्टिक मिसाइल IRBM एवं अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल IBBM के बराबर ही थी। IRBM की क्षमता 2780 किलोमीटर तक है तथा ICBM की क्षमता इससे भी ज्यादा दूरी तक मार सकने की है। स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम को लेकर ग्रुप कैप्टन नारायणन में अकथनीय उत्साह था। वे रूस के रूसी मिसाइल के विकास कार्यक्रम के घोर प्रशंसक थे। वे अक्सर मुझे उकसाते हुए कहा करते थे कि जब यह वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं, जहाँ मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए अंतरिक्ष शोध पहले ही जमीन तैयार कर चुका है। सन 1962 और 1965 के 2 युद्धों में भारतीय नेतृत्व को जिन दुखद अध्यायों को देखना पड़ा, उसके बाद सैनिक साजो सामान और हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की जरूरत महसूस हुई। भारत ने रूस से बड़ी संख्या में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें SAM हासिल की। तब ग्रुप कैप्टन नारायणन ने इस तरह मिसाइलें देश में ही विकसित करने का जोरदार ढंग से वकालत की। राटो मोटो के मिसाइल पैनल में साथ साथ काम करते हुए नारायणन और मैंने जरूरत के अनुसार एक दूसरे के लिए शिष्य और एवं गुरु की भूमिका निभाई। रॉकेट विज्ञान के बारे में सीखने के लिए वे बहुत ही आतुर रहते थे और मैं हवाई हथियारों की प्रणाली को जानने के इच्छुक रहता था। नारायणन के भीतर जो दृढ़ आत्मविश्वास था, उसे प्रयोग करने की उनमें जो प्रबल शक्ति थी, वो प्रेरणादायक थी। प्रोफेसर साराभाई के साथ तिलपत रेंज के दौरे के समय से ही नारायणन हमेशा अपने राटो मोटर में व्यस्त रहते थे। वे कहने से पूर्व ही वो सब चीजों का बंदोबस्त कर लेते थे जिनकी जरूरत पड़ती थी। उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने और किसी भी कीमत पर उसे पूरा करने की वचनबद्धता के साथ 75 लाख रुपए हासिल किए थे। उनका कहना था, तुम चीज का नाम बताओ, मैं तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन समय के लिए मत पूछो। उस वक्त मुझे उनकी बेचैनी पर हंसी आती थी। मैं उनके लिए T.S. इलियट के होलो मैन कविता की यह पंक्तियां पढ़ता था। परिकल्पना और सृजन के बीच, भावना और कर्म के बीच पड़ती है परछाई, जिससे बनता जीवन, जीवन की भंगुरता। उस समय रक्षा अनुसंधान एवं विकास का काम पूरी तरह आयातित उपकरणों पर आधारित था। स्वदेशी के तौर पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था। हम दोनों ने जरूरी उपकरणों एवं कलपुर्जों की एक लंबी सूची बनाई और आयात योजना तैयार की। लेकिन मुझे यह बहुत ही बुरा लगा। क्या इसके कोई इलाज या विकल्प नहीं है? क्या पेचकस तकनीक के सहारे ही जिंदा रहना इस देश की नियति है? क्या भारत जैसा गरीब राष्ट्र इस तरह के विकास पर होने वाले खर्च को बर्दाश्त कर पाएगा? जब से मैंने राठौर परियोजना को हाथ में लिया था, उसके बाद से दफ्तर देर तक काम करना एक नियम सा बन गया था। एक दिन मैंने देखा कि हमारे एक नौजवान साथी जयाचंद्र बाबू घर जा रहे हैं। वे कुछ महीने पहले ही हमारी इस परियोजना में शामिल हुए थे। उनके बारे में एकमात्र बात जो मैं जानता था कि वह यह थी कि वे बहुत ही सकारात्मक दृष्टि तथा स्पष्ट कहने वाले थे। मैंने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पास जरूरी विदेशी कलपुर्जों की खरीद के बारे में कोई सुझाव है? कुछ क्षण के लिए बाबू चुपचाप खड़े रहे और अगले दिन शाम तक के लिए समय मांगा। अगले दिन शाम को बाबू मेरे पास निर्धारित समय पर आ गए। वायदे के साथ उनका चेहरा दमक रहा था। हम इसे कर सकते हैं सर। बिना आयातित उपकरणों की राठौर प्रणाली विकसित की जा सकती है। इसमें सिर्फ 2 बड़ी दिक्कतें हैं।
संगठन के प्रबंधन और ठेकेदारी को लेकर। यही 2 बड़े क्षेत्र हैं, जिनमें हम आयात टाल सकते हैं। बाबू ने मुझे 7 बिंदु गिनाए ये या कहिए 7 मामलों में आज़ादी दिए जाने की बात कही। ये मुख्य बातें थी: वित्तीय मंजूरी का कभी सभी स्तरों पर न होकर सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में हो। परियोजना से संबंधित सभी कार्य के लिए हवाई यात्रा की छूट मिले, चाहे वो व्यक्ति इसका हकदार हो या नहीं। सिर्फ एक ही व्यक्ति को जवाबदेही तय की जाए। परियोजना में संबंधित उपकरण सामान हवाई परिवहन से मंगाया जाए। निजी क्षेत्र का काम दिए जाए। तकनीकी तुलना के आधार पर ही ऑर्डर दिए जाए तथा संगठन के हिसाब किताब की प्रक्रिया और तेज हो। सरकारी विभागों में इस तरह की मांगें पहले कभी नहीं सुनी गई थी। फिर भी मुझे बाबू के प्रस्ताव ठोस एवं सही लगे। राटो परियोजना के एक नए काम की शुरुआत थी और अगर इसमें कुछ नए नियम कायदे बना दिए जाते हैं तो कुछ गलत नहीं था। मैंने सारी रात बाबू के सुझाव पर गहराई से विचार किया और अंत में इन सुझावों को प्रोफेसर साराभाई के समक्ष रखने का फैसला किया। प्रशासनिक उदारीकरण के लिए मेरी दलीलें पर सुनकर प्रोफेसर साराभाई ने बिना एक क्षण भी सोचे इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। अपने सुझावों से बाबू ने विकास कार्यों से कुशाग्र बुद्धि वाले व्यवसायी व्यक्ति की महत्ता को रेखांकित किया था। मौजूदा मापदंडों के भीतर चीज़ों को और ज़्यादा तेज़ी से चलाने के लिए उसमें आपको और ज़्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा। ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी तथा पैसा भी ज़्यादा लगाना होगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो अपने मापदंडों को बदल दीजिए। एक सहज व्यवसायी की तरह का ये नौजवान बहुत लंबे समय तक हमारे साथ नहीं रहा और ईश्वर छोड़कर नाइजीरिया चला गया। वित्तीय सौदों में बाबू की सूझबूझ को मैं कभी नहीं भूल सकता। राटो मोटर कैनसिंग के लिए हमने मिश्रित संरचना कंपोजिट स्ट्रक्चर का विकल्प चुना था। इसमें फिलामेंट फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हमने तय समय में उच्च ऊर्जा वाले कंपोजिट प्रोपेलेंट घटना आधारित प्रज्वलन प्रणाली तथा जेट प्रणाली का भी विकास कर लिया था। हमने राटो का पहला प्रक्षेपण परियोजना शुरू होने के 12वें महीने में कर लिया था। इसके बाद अगले 4 महीने में इसके 64 परीक्षण किए गए, जबकि इस परियोजना में कुल जमा 20 इंजीनियर काम कर रहे थे।